Good morning, students. This is Anand Srivastava, Humanities teacher, class 11th C. Students, this is our second lecture of chapter 4 Climate, book India Physical Environment. Students, today we have to start from page number 34 and our topic is factor determining the climate of India. Students, in this topic, they will discuss latitude, the Himalayan mountain, the distribution of land and water, distance from the sea, altitude and relief. They will tell that they are the important elements which affect the climate of India. Along with that, they also tell that some of the factors which are related to the air pressure or winds that also affect the climate of India. So factor related to the location and relief, if we see how they affect the climate of India, then first topic is latitude. We all know about the latitude. As the latitudinal distance increases from the equator, the temperature goes down, and we all know Tropic of Cancer passes through the central part of the India. That's why the southern India lies in the tropical zone and the remaining India lies in the subtropical zone. So the southern India experiences extreme climate and tropical climate, which we found between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. And rest of the India, which falls in the subtropical zone, experiences normal type of climate or the subtropical climate. Then the second topic that we discuss, that is Himalayan mountain. तो बच्चों, जो हिमालयन माउंटेन है ये नॉर्थ में एक शील्ड की तरह काम करते हैं, जो कि प्रोटेक्ट करते हैं हमारे यहाँ के क्लाइमेट को, हमारे यहाँ के रेन बेयरिंग सिस्टम को, ठीक है। इसके अलावा एक और काम ये करते हैं कि जो नॉर्थ पोल से चिली विंड्स आ रही होती हैं उनको ये हमारे यहाँ नहीं आने देते हैं, जिसकी वजह से आपके यहाँ का जो क्लाइमेट है वो आपको जो है देखने को मिलता है. If we remove the Himalayas from their place, then definitely the climate of India is going to be disturbed, and whatsoever you are watching today that you can't find over this mainland of India. Next is distribution of land and water. तो अगर आप देखें तो नॉर्थ में हमारे पास माउंटेन की एक पूरी वॉल है, जबकि हम साउथ में देखें तो हमारा पेनिसुलर पोर्शन जो है वो तीनों साइड से कवर्ड है वाटर से. तो अगर हम देखें कि हमारे यहाँ जो पानी है वो तीन साइड से कवर करता है, 7,500 किलोमीटर की कोस्टलाइन हमारे इंडिया के पास है, ठीक है. जिसकी वजह से अब क्या होता है कि आपके यहाँ रिवर्सिबल एयर प्रेशर क्रिएट होते हैं, पानी पर अलग तरह से और लैंड पर अलग तरह से, जो कि आपके यहाँ रेन बेयरिंग विंड्स को लेकर के आता है. नाउ वी टॉक अबाउट द डिस्टेंस फ्रॉम द सी. तो अगर आप डिस्टेंस फ्रॉम द सी देखें तो भारत में एक लंबी कोस्ट लाइन है जो कि कोस्टल एरियाज़ के साथ लगी हुई है, और पूरी कोस्ट लाइन में आपको इक्वेबल क्लाइमेट देखने को मिलता है. उन एरियाज़ में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता टेम्परेचर्स में, ठीक है, क्योंकि सी का मॉडरेट इन्फ्लुएंस उनके ऊपर होता है, ठीक. अब अगर आप देखें कि मुंबई है, कोंकण कोस्ट है, इन सब जगहों पर जो सुबह और शाम का टेम्परेचर होता है या सीजनल रिदम होते हैं उनमें डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं. जबकि आप इंटीरियर प्लेसेस में देखें, अमृतसर है, दिल्ली है, कानपुर है, तो इनमें गर्मी और सर्दी के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस निकल के बाहर आता है. अच्छा, अब एक और टॉपिक आपको मिलेगा, दैट इज़ नोन एज एल्टीट्यूड. एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट अबव द सी लेवल. तो बच्चों, सी लेवल सारी कंट्रीज़ जो कि कोस्ट लाइन से जुड़ी हुई हैं कहीं नहीं कहीं से, दैट मीन्स उनकी कंट्री का एक कॉर्नर सी लेवल पर है. तो इंडिया का कन्याकुमारी और जो पेनिसुलर पोर्शन है वो सी लेवल पर है. बट इंडिया में प्रॉब्लम क्या है? इंडिया में प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही आप नॉर्थ में जाएंगे तो वर्ल्ड की हाईएस्ट माउंटेन वैली इंडिया में पाई जाती है. तो फिर क्या होता है, यहाँ पर एल्टीट्यूड बहुत ऊपर चला जाता है. अब एल्टीट्यूड हाई होने से फ़र्क क्या पड़ता है? एल्टीट्यूड हाई होने से फ़र्क ये पड़ता है कि अगर आप देखें तो आगरा और दार्जिलिंग दोनों एक ही लैटिट्यूड पर लोकेटेड हैं, बट लेकिन जनवरी में आप इनका टेम्परेचर मेजर करेंगे अगर,
तो आगरा में आपको टेम्परेचर 16 डिग्री सी मिलेगा और दार्जिलिंग में वही टेम्परेचर 4 डिग्री सी हो जाएगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि दार्जिलिंग हाइट पर है और हाइट पर होने की वजह से वहाँ पर टेम्परेचर कम हो रहेगा और आगरा जो है प्लेन्स में है। देन वी टॉक अबाउट द रिलीफ मतलब आपके यहाँ की ज़मीन कैसी है, आपके यहाँ की फिजियोग्राफी कैसी है, ठीक है। तो अगर आप इंडिया की फिजियोग्राफी की बात करें तो इंडिया की फिजियोग्राफी में आपको सारी चीज़ें मिल जाती हैं। माउंटेन्स भी मिलते हैं, प्लेट्यूज भी मिलते हैं, प्लेन्स भी मिलते हैं, डेजर्ट भी मिलता है। तो स्पेशली ये विंडवर्ड साइड के बारे में बात करेगा और आपको बताएगा कि वेस्टर्न घाट जो हैं आपके, वहाँ पर काफ़ी सारा पानी आपको मिल जाता है। साथ ही साथ वो बताएगा कि असम चेरापूंजी वाले एरिया में भी आपको काफ़ी पानी मिल जाता है, ठीक है। जबकि वो बताएगा कि प्लेट्यू जो आपका पोर्शन रहता है वो पोर्शन ड्राई रहता है कौन से महीने में, जून से सितंबर के महीने में। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वेस्टर्न घाट की साइड अगर आप देखें तो वेस्टर्न घाट आपके जो हैं वो बहुत ऊंचे हैं, उनकी हाइट 1600 मीटर तक है। तो होता क्या है, बादल क्रॉस नहीं कर पाते हैं घाट को और वो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कंटिन्यूस हैं जो उनके ऊपर बारिश कर देते हैं। तो बच्चों ये वो फैक्टर्स थे जो डिपेंड करते थे लोकेशन और रिलीफ के ऊपर। नाउ वी हैव टू डिस्कस दोज फैक्टर्स विच आर डिपेंड ऑन एयर प्रेशर एंड विंड। तो दुनिया में अलग अलग तरह की एयर प्रेशर्स जनरेट होती हैं। लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में तो आप लोगों ने पहले ही पढ़ा होगा। इसके अलावा जेट स्ट्रीम होती है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन होती है एक, जहाँ पर ट्रॉपिकल एयर्स एक दूसरे में मिक्स हो रही होती हैं। इन सब के भी इफेक्ट हमारे क्लाइमेट के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं फैक्टर रिलेटेड टू एयर प्रेशर एंड विंड। तो अगर इन फैक्टर्स को देखें तो सबसे पहला वो कह रहा है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर एंड विंड्स ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सो व्हाई दे आर टेकिंग दिस टॉपिक इन दिस फैक्टर्स, बिकॉज एयर प्रेशर का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है अर्थ और वाटर के ऊपर वो बिल्कुल पूरी तरह से अलग अलग रहता है, ठीक है। अब वो बात करेगा अपर एयर सर्कुलेशन की, कॉज्ड बाय फैक्टर्स कंट्रोलिंग ग्लोबल वेदर दैट इनफ्लो इन डिफरेंट एयर मासेस एंड जेट स्ट्रीम्स। अब व्हाट आर जेट स्ट्रीम्स? ये वो हवाएं हैं जो आपके ज़मीन से 9 से 12-13 किलोमीटर ऊपर चलती हैं। इनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है और ये क्या करती हैं, ये मेडिटेरियन सी में जो बादल पैदा होते हैं उन बादलों को भी इंडिया तक ट्रैवल करा देती हैं। आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि जेट स्ट्रीम हमारे ट्रोपोस्फियर में चलने वाली, ऊपर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है जिसमें हवाएं पानी की तरह बह रही हैं बहुत तेज़ी से। और जो मेडिटेरियन सी के आसपास वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस में आने वाले बादल होते हैं वो उनके अंदर पड़े हुए पत्थर हैं। अब वो बात करेंगे वेस्टर्न साइक्लोन्स की भी थर्ड टॉपिक में, कि आपके यहाँ जो ट्रॉपिकल डिप्रेशंस हैं उनके जरिए विंटर सीजन के टाइम में वेस्टर्न साइक्लोन आ जाएंगे और ये जो वेस्टर्न साइक्लोन होंगे ये कहीं मेडिटेरियन सी के आसपास जनरेट होंगे। फिर जब ये इंडिया तक आएंगे तो फिर क्या होगा, रास्ते में ये कैस्पियन सी, डेड सी वगैरह से और पानी कलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके अगर हम देखें तो वो हमको मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन विंटर सीजन बताएगा, साथ ही साथ इसके अंदर वो मैकेनिज्म ऑफ वेदर इन समर सीजन बताएगा। दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। हैव अ नाइस डे, गुड बाय।